हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं एक नया वीडियो जिसका टॉपिक है मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश की जितनी भी प्रमुख नदियां हैं जिनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में। तो उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो का नोट्स भी ज़रूर बनाएं। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की ओर और देखते हैं वीडियो में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो नदियां हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है, जो कि सबसे प्रमुख नदी है मध्य प्रदेश की। तो इससे रिलेटेड देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। तो नर्मदा घाटी की सभ्यता एशिया महाद्वीप की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक और भारतीय उपमहाद्वीप की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता का केंद्र रही है। मतलब ये बहुत ही पुरानी सभ्यता समय से ये नर्मदा नदी है। और यहाँ पे आपको शायद पता होगा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि जो मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी है, यहाँ पर जो पूर्वज जो प्राचीन काल के जो सबसे पुराने खोपड़ी मिली थी मानव की, जो आदि मानव वगैरह की खोपड़ी मिली थी आज से बहुत 5-6 लाख साल पहले की लगभग। तो ये काफ़ी पुरानी नदी है और यह नदी की समुद्र से मिलने से यह नदी समुद्र में मिलने से पहले 1312 किलोमीटर लंबे रास्ते में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के क्षेत्र से 95,726 वर्ग किलोमीटर का पानी बहा ले जाती है। और इसकी सहायक नदियों की संख्या कितनी है? तो 41 है। तो इसमें 3 पॉइंट आप याद रखिएगा कि 1312 किलोमीटर तो इसकी जो क्या है लंबाई है। तो कहाँ कहाँ? मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से 3 जगह से जाती है, 3 राज्यों से। और इसकी जो मध्य प्रदेश में लंबाई है तो वो इस वीडियो में मैंने मेंशन नहीं किया है, तो मैं आपको बता दूं कि आप नोट कर लीजिए कि उसकी जो मध्य प्रदेश में जितनी बहती है तो वो कितनी है, 1077 किलोमीटर के लगभग ये मध्य प्रदेश में बहती है, ठीक है ना। और इसके बाद इसकी जो सहायक नदियों की संख्या कितनी है? तो 41 यानी कि 41 इसकी सहायक नदियाँ हैं, जिसमें से 22 जो हैं बाएँ किनारे से मिलती हैं इसमें, और जो 19 हैं वो यहाँ से दाएँ किनारे से आकर के इसमें मिल जाती हैं। इसके बाद देखते हैं अगली नदी कौन सी है। तो अगली नदी है फ्रेंड्स सोन। सोन नदी क्या है? तो सोन नदी से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन। तो इसका पहले का जो पूर्व नाम होता तो सोड़, सुवर्ण या सोनभद्र भी कहा जाता था इसे। और मध्य प्रदेश तथा बिहार राज्यों में करीब 780 किलोमीटर की यात्रा करके पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। तो इससे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि जो सोन नदी है ये कहाँ पर जाकर इसका अंत होता है, मतलब कि किसी नदी में जब मिल जाती है लास्ट में तो किस नदी से मिलती है? तो गंगा नदी से। और कहाँ मिलती है? तो पटना में मिलती है, ठीक है ना। और इसकी लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां जो हैं जो इसमें मिलती हैं वो कौन कौन सी हैं? जोहिला, बनास, जो यहाँ पे होगा बनास, फ्रेंड आप सुधार लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, बनास होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो आप लिख लीजिए बनास। और गोपद नदी, ठीक है ना, गोपद, रिहंद, ये सभी इसकी सोन नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं। और इसके बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट चंबल नदी के बारे में देखते हैं। चंबल नदी से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो भागवत एवं महापुराण, मार्कंडेय, वायु, ब्रह्मांड, मत्स्य पुराणों में इसे चर्मावती कहा गया है। आप देख रहे हैं फ्रेंड कि ये जितने भी लेख हैं पुराने तो प्राचीन काल के इन सभी में चंबल को क्या क्या कहा गया? तो पुराने नामों से इसे पुकारा गया। और मेन इसका जो नाम था वो चर्मावती कहा जाता था प्राचीन काल में। तो ये कई बार क्वेश्चन भी एमपी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चर्मावती किस वर्तमान की नदी का नाम प्राचीन काल में था। तो चर्मावती किसका था? तो चंबल का। और इसके बाद मेघदूत में कालिदास ने, जो मेघदूत कालिदास की रचना है विश्व प्रसिद्ध है, तो उसमें क्या है कि चर्मावती का उल्लेख किया गया। मतलब चंबल नदी का उन्होंने अपने मेघदास जो मेघदूत ने में रचना में उन्होंने, कालिदास ने इसकी उल्लेख किया है, मतलब बात की है इसके बारे में। और यह उज्जैन रतलाम जिलों में बहती हुई मंदसौर जिले दक्षिण सीमा बनाती है। ये उज्जैन रतलाम जिलों में बहती हुई क्या करती है? मंदसौर जिले में दक्षिण भाग में सीमा बनाती है। और यह मुरैना और भिंड जिलों की सीमाओं पर बहती है। आपने पता होगा कि चंबल नदी की मतलब किनारे ही सबसे ज़्यादा ये चंबल कटाव कौन करता है? तो बीहड़ों में आपने सुना होगा कि चंबल के बीहड़ जो बनाती है जहाँ पर डाकुओं का निवास होता है, तो ये क्या करती है सबसे ज़्यादा यहाँ मुरैना और भिंड में। इसके कारण पानी का जो मिट्टी का है अब काफ़ी ज़्यादा अपर्दन होता है, वो कटाव करती है मिट्टी का, ठीक है ना। और इसी कारण, और जिसके आगे वह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। इसके बाद ये मध्य प्रदेश में बहते हुए कहाँ चली जाती है? उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और चंबल की कुल लंबाई कितनी है? तो ये
1040 किलोमीटर के मतलब कि इसकी लंबाई है, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं जो आगे देखते हैं कि बेतवा नदी के बारे में देखते हैं। तो जो बेतवा नदी है फ्रेंड, तो बेतवा नदी जो है फ्रेंड्स, इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं कि बेतवा नदी के बारे में देखते हैं। तो यह बराह पुराण में कहा गया है कि भागीरथी और बेतबत्ती सब नदियों में सर्वश्रेष्ठ है। ये क्या कहा गया है फ्रेंड कि बराह पुराण जो तो हमारा प्राचीन काल का एक लेख है, जो क्या है नाम उसका, तो बराह पुराण। तो उसमें जो बेतवा को सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। और बाणभट्ट ने जो बाणभट्ट थे, तो बाणभट्ट ने कादम्बरी में, जो उनकी बाणभट्ट की रचना थी कादम्बरी में, और कालिदास ने मेघदूत में इसका वर्णन किया है। किस नदी का, तो बेतवा नदी का मेघदूत में, और बाणभट्ट ने अपनी रचना किसमें, कादम्बरी में इन बेतवा नदी का वर्णन किया है। यह रायसेन और विदिशा जिलों में बहती हुई उत्तर प्रदेश के ललितपुर एवं और झांसी जिलों की सीमा बनाती हुई मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में पुनः प्रवेश करती है। मतलब ये एक बार जाती है कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में चली जाती है, और वहाँ से ललितपुर जिला जो है और झांसी वहाँ जाते हुए फिर ये मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ में प्रवेश कर जाती है, टीकमगढ़ जिले में, ठीक है। और बेतवा की सहायक नदियों में सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन सी है, तो इसका नाम है धसान, जिसका प्राचीन नाम दसाने था, ठीक है ना। तो क्या आप ध्यान रखिएगा कि धसान किसकी सहायक नदी है, तो ये है बेतवा की सहायक नदी दसान। इसके बाद इसकी अन्य सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो बेतवा और जामुनी, जो बेतवा और जामुनी नदियां हैं ये भी बेतवा की सहायक नदियां, बीना और जामनी जो है बेतवा की सहायक नदियां हैं। इसके बाद देखते हैं जो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ताप्ती नदी के बारे में क्या फ्रेंड, महाभारत में कहा गया है कि ताप्ती जो है सूर्य भगवान की पुत्री है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि ताप्ती को किस नदी को सूर्य भगवान की पुत्री कहा जाता है, तो वो कौन सी है, ताप्ती नदी, ठीक है। इसके बाद ताप्ती के धार्मिक महत्व का वर्णन स्कंद पुराण में किया गया है। स्कंद पुराण जो है फ्रेंड, उसमें ताप्ती नदी के जो धार्मिक महत्व का वर्णन किया गया है। इसके बाद देखते हैं जो अगली नदी है वो कौन है, तो छिप्रा में क्या कहा गया है, पुराणों में कहा गया है कि यह नदी पारियात्र पहाड़ से निकली है और विंध्याचल का पश्चिमी भाग पारियात्र कहलाता है। जो पुराणों में क्या कहा गया है कि छिप्रा कहाँ से निकली है फ्रेंड, तो यह नदी पारियात्र पहाड़ से निकली है, और जो विंध्याचल का पश्चिमी भाग है वो पारियात्र कहलाता है। जो आज का विंध्याचल का जो पश्चिमी भाग है उसे ही पारियात्र कहा जाता था। कब, तो पुराणों में उसको पारियात्र कहा गया था, और कहा गया पुराणों में कि वहीं से ये निकली है नदी, ठीक है। और यह उज्जैन में बहती है। आपको पता होगा कि जो महाकाल की नगरी उज्जैन है, तो वहाँ के जो मंदिर है वहाँ से जो बहती है नदी मेनली, तो वो छिप्रा नदी ही बहा करती है, ठीक है ना। इसको उज्जैन में, इसलिए तो ये पूछा जा सकता है कि कहाँ बहती है छिप्रा नदी, तो उज्जैन में बहती है। इसके बाद देखते हैं केन नदी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, तो यह प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की एक प्रमुख नदी है, और इसका उद्गम कटनी जिले से होता है। यहाँ पे ये मोस्ट है, कटनी जिले से होता है किसका, तो केन नदी का उद्गम। और इसके बाद यह बांदा जिले की सीमा में करीब 160 किलोमीटर बहती हुई चिल्ला के निकट यमुना नदी से संगम करती है। तो जो केन नदी है फ्रेंड्स, ये बांदा जिले में जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ पर बहते हुए चिल्ला के निकट एक जगह है जो चिल्ला, तो वहाँ उसके निकट यमुना नदी में जो ये संगम करती है, यानी कि मिल जाती है। इसके बाद देखते हैं कि टोंस नदी के बारे में क्या है, तो पुराणों में तमसा नाम से विख्यात है। टोंस नदी को जो है, टोंस नदी है, इसे पुराणों में किस नाम से बुलाया जाता था, तो वो तमसा नदी के नाम से इसे पुकारा जाता था। और टोंस का उद्गम जो है सतना जिले की मैहर तहसील के झुलेरी के पास कैमूर की पहाड़ियों से हुआ है, ठीक है ना। और इसके बाद बेनगंगा के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसका उद्गम जो है कहाँ, सिवनी जिले से हुआ है, ठीक है ना। बेनगंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो सिवनी जिले से। यहाँ पे आप उद्गम कर लीजिएगा फ्रेंड, यहाँ पे इसका उद्गम कर लीजिएगा आप। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो आप लिख कर लीजिएगा इसका उद्गम किस जिले से हुआ है, तो बेनगंगा का सिवनी जिले से हो रहा है। और यह आगे बालाघाट जिले में प्रवेश करती है, और बालाघाट जिले में इसका कुल बहाव 98 किलोमीटर है, और आगे यह महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से प्रभावित होती हुई वर्धा नदी में मिल जाती है। किस में मिल जाती है, बेनगंगा नदी, तो ये वर्धा नदी में ये संगम करती है। और बेनगंगा और वर्धा का संगम क्या कहलाता है, तो प्राणहिता कहलाता है। ये सबसे मोस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड,
फ्रेंड कि ये जो किस किन किन नदियों का जो संगम है वो प्राणहिता कहलाता है, तो बेनगंगा और वर्धा नदी का, ठीक है। तो प्राणहिता आगे गोदावरी से संगम करती है, मतलब जब ये बेनगंगा और वर्धा दोनों आपस में संगम कर लेती हैं तब तो उन्हें प्राणहिता कहा जाता है। लेकिन फिर जब ये प्राणहिता बन जाती है तो वो प्राणहिता नदी लास्ट में संगम किससे करती है, तो वो गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र में बहती है, तो वहाँ वो उसके साथ संगम करती है, ठीक है ना, वहाँ पे मिल जाती है गोदावरी नदी के साथ। इसके बाद देखते हैं लास्ट नदी कौन सी, तो ये देखते हैं माही नदी। ये किससे कैसे है, तो यह नदी प्रवेश में अरावली की जो पर्वतमालाओं के बीच धार से निकलकर राजस्थान के बांसवाड़ा और डूरंगपुर में बहती हुई गुजरात में प्रवेश कर खंबात की खाड़ी में समा जाती है। तो ये क्या बता रहे हैं कि फ्रेंड, ये जो कहाँ से निकलती है, तो ये धार से बहते हुए राजस्थान के बांसवाड़ा और डूरंगपुर में बहती हुई गुजरात में प्रवेश करती है, और गुजरात में प्रवेश करके वहाँ से कहाँ निकल जाती है, तो खंबात की खाड़ी में ये चली जाती है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये एक इसके बारे में, और ये क्या है नदी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है माही नदी के बारे में, कि जो कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को भारत में 2 बार काटती है। तो माही नदी ही जो एक ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को मध्य प्रदेश में 2 बार, मतलब कि भारत में 2 बार काटती है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो ऐसी और एक क्वेश्चन और बनता है कि जो मध्य प्रदेश की कौन सी ऐसी नदियां हैं जो कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो कौन कौन सी, एक नर्मदा नदी है और दूसरी माही नदी। ये दोनों नदियां जो हैं एस्चुरी का निर्माण करती हैं, खंबात की खाड़ी में जब जाके मिलती हैं तो उसके पहले ये एस्चुरी का वहाँ पर निर्माण करती हैं, ठीक है ना। और यही 2 नदियाँ हैं मध्य प्रदेश में बहने वाली, जो कि क्या होती हैं, तो ये पश्चिम में बहती हैं, पश्चिम की ओर। नर्मदा और माही नदी जो 2 मध्य प्रदेश की ऐसी नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है ना। बाकी की मध्य प्रदेश की नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, लेकिन ये दोनों जो हैं ये अरब सागर में जो खंबात की खाड़ी उधर है तो वहाँ पे ये पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स आप याद कर लीजिएगा, और इनसे हो सके तो इसे नोट भी कर लीजिए, जो कि मैंने आपको एक्स्ट्रा में बताए हैं और इसमें मेंशन नहीं किए हैं, तो वो आप नोट कर लें उन सभी पॉइंट्स को, ताकि यदि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनता है, क्योंकि कई बार पूछे जा चुके हैं तो इस बार भी आने की संभावना है कि आ सकते हैं, तो उन सभी को आप नोट कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें भी हम कोई MPPSC के सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए आप मेरे चैनल MPPSC नोट्स इन हिंदी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि MPPSC से सिलेबस से रिलेटेड जितने भी मैं वीडियो बनाता जा रहा हूँ उन सभी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और मैंने कई लगभग 50-55 वीडियोस डाल दिए हुए हैं अपने चैनल में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं उन सभी वीडियोस को, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और मेरे वीडियोस अच्छा लगे यदि वीडियो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।